दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और किसी को कोई नुकसान पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है। कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक दृश्य केवल भावनाओं को समझाने के लिए हैं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि समाज में सोच और जागरूकता फैलाना भी है, ताकि हम रिश्तों और जिंदगी के सच को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। मजबूरी में बंधा एक रिश्ता, एपिसोड नंबर 6। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रणदीप को पता चलता है कि सुहानी प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब देखते हैं आगे। रणदीप डॉक्टर के केबिन से बाहर निकल कर आया। उसके हाथ में सुहानी की रिपोर्ट्स थी, जिन पर साफ लिखा था प्रेगनेंसी पॉजिटिव। रणदीप के पास आकर खड़े हुए अबीर ने जैसे ही झांक कर देखा तो उसके चेहरे पर खुशी छलक गई। उसने रणदीप को जोर से गले लगाते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, तू बाप बनने वाला है और मैं चाचू। रणदीप ने उसकी इस खुशी का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसका चेहरा उतना ही ठंडा और सख्त बना रहा। ये देखकर अबीर के माथे पर बल डालते हुए पूछा, अबे आज तो खुश हो ले, इतना बड़ा दिन है, तू क्यों ऐसे मरा मरा सा चेहरा बना के खड़ा है? रणदीप ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और जेब से फोन निकाला और बिना कुछ बोले सीधा सुहानी का नंबर डायल कर दिया। कॉल कुछ ही देर में पिक हुआ तो फोन के दूसरी तरफ सुहानी थी, जो श्रेया के साथ अपने पीजी के रूम में बैठी हुई थी। तभी उसके फोन में रणदीप की भारी आवाज गूंजी, कहाँ हो तुम? मैंने कहा था ना सीधा अपार्टमेंट जाना, अभी तक पहुंची क्यों नहीं? और तो और तुमने ड्राइवर को भी वापस भेज दिया। सुहानी ने धीरे से संभल कर कहा, वो मैं श्रेया के साथ हूँ, वो अकेली थी इसलिए शाम तक और रुक गई, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। रणदीप की आवाज और कड़क हो गई और उसने थोड़े गुस्से में कहा, मुझे बहाने मत दो सुहानी, मैं तुम्हें ऑर्डर दे चुका हूं, अभी इसी वक्त अपार्टमेंट आओ, समझी? इतना सुनते ही श्रेया ने पास बैठी सुहानी का फोन अपने हाथ में लिया। उसकी आंखों में साफ गुस्सा छलक रहा था। श्रेया ने कॉल पर कहा, मिस्टर मेहरा, आपको शायद समझ नहीं है कि सुहानी कोई खिलौना नहीं है जिस पर आप हुक्म चलाते फिरे। आज वो मेरे पास रहेगी और आपकी ये ऑर्डर देने वाली आदतें मेरे सामने नहीं चलेंगी। श्रेया की बात सुनकर ही रणदीप का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उसे इस तरह बीच में किसी का बोलना पसंद नहीं था, इसीलिए उसने दांत भींचते हुए श्रेया से कहा, फोन सुहानी को दो। लेकिन श्रेया ने उसकी बात काटते हुए कहा, नहीं दूंगी, आज सुहानी कहीं नहीं जाएगी और आप चाहें तो इसे धमकी समझ लीजिए। इतना कहकर श्रेया ने बिना एक सेकंड सोचे फोन कट कर दिया। इधर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में रणदीप का गुस्सा अब उबाल मार रहा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और दीवार पर जोर से मुक्का मारा। अबीर, जो कि ये सब देख रहा था, उसने परेशान होते हुए कहा, ओए पागल हो गया है क्या? ये हॉस्पिटल है, लोग देख रहे हैं। रणदीप ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बर्फ सी ठंडी आवाज में कहा, उसे लगता है कि वो मेरे कहे के खिलाफ जा सकती है, जरा सी ढील क्या दे दो, इंसान अपनी औकात भूल जाता है। अबीर चुप हो गया। उसने पहली बार रणदीप की आंखों में वो ज्वालामुखी देखा जो जल्द ही फटने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी। पीजी के गलियारे में सन्नाटा पसरा था। श्रेया और सुहानी का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर ही था। कमरे की खिड़की हल्की सी खुली थी, जिससे चंद्रमा की रोशनी छनकर अंदर आ रही थी। दोनों सहेलियां अब तक हंस हंस कर बातें कर रही थी, याद कर रही थी अपने बचपन के वो दिन जो दोनों ने आश्रम में साथ बिताए थे।
तभी बाहर से अचानक हॉर्न की तीखी आवाज गूंजी। सुहानी और श्रेया दोनों चौंक उठी। श्रेया ने खिड़की से नीचे झांकते हुए कहा, ये कौन है इतनी रात को? दूर बेड पर बैठी सुहानी ने कहा, होगा कोई। कुछ देर बाद सुहानी और श्रेया के रूम के बाहर दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई और एक भारी आवाज उन दोनों के कानों में सुनाई पड़ी। सुहानी, दरवाजा खोलो। सुहानी का चेहरा सख्त पड़ गया। उसने आवाज पहचानते हुए कहा, मिस्टर मेहरा। वो आगे बढ़ी तो श्रेया ने उसे रोकते हुए कहा, तुम मत जाओ, मैं बात करती हूं उससे। पहली बात तो इन्हें अंदर किसने आने दिया? लेकिन तब तक रणदीप ने इतनी जोर से दरवाजा खटखटाया कि मजबूरी में सुहानी, जो कि डोर के पास ही थी, उसको ही डोर खोलना पड़ा। दरवाजा खुलते ही रणदीप उसे घूरता हुआ अंदर आ गया। आंखें लाल, हल्की शराब की स्मेल जो कि सुहानी की नाक से होकर उसका सिर चढ़ा गई थी। सुहानी कुछ बोलती उससे पहले ही रणदीप ने सुहानी की कलाई पकड़ ली और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। रणदीप ने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, चलें, अब तक तो बहुत बातें हो गई होंगी तुम दोनों के बीच। सुहानी दर्द से अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश करती रही, मगर रणदीप की पकड़ बहुत मजबूत थी। इधर श्रेया ने सुहानी को तकलीफ में देखते हुए रणदीप के सामने आकर कहा, यह आप। मगर तभी सुहानी ने रूंधे गले से रणदीप से कहा, चलिए। रणदीप ने उसकी आंखों में घूरते हुए देखा और अब उसे अपने साथ ले जाने को हुआ ही था कि श्रेया ने एक बार फिर उसे रोकते हुए कहा, मिस्टर रणदीप, आप ऐसे कैसे मेरी दोस्त को लेकर जा सकते हैं? तभी रणदीप मुड़ा और उसने श्रेया की आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि कीमत चुकाई है मैंने तुम्हारी दोस्त की। और भी कुछ जानना है? सुहानी ने जैसे ही ये शब्द सुने, सुहानी के दिल में जैसे किसी ने खंजर उतार दिया। आंसू उसकी आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे। दिल एक बार फिर टूट गया। उसका दिल तो अब मानो कांच का हो गया था, जो आए दिन टूटता रहता था। वो तभी श्रेया और रणदीप के बीच बोली थी, क्योंकि जानती थी कि श्रेया रणदीप से नहीं जीत सकती, और रणदीप, वो तो है ही बेदर्द इंसान। एक बार भी नहीं सोचता कि उसके कुछ कहने से किसी को तकलीफ भी हो सकती है। ऊपर से वो ड्रंक था। वो जानती थी ऐसे में या तो रणदीप श्रेया को निशाना बनाएगा या उसे, पर हर बार की तरह निशाना बनी थी वो। सुहानी ने टूटे स्वर में नम आंखें लिए हुए कहा, नहीं, उसे अब कुछ भी नहीं जानना। प्लीज चलिए आप, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। इसी बीच श्रेया की आंखें भी सुहानी को देखकर आंसुओं से भर गईं। उसने रणदीप को घृणा से देखा, जैसे मन ही मन उसे गालियां दे रही हो, पर सुहानी के इशारे पर अब वो चुप रह गई थी। सुहानी रणदीप के साथ आखिरकार वहां से चली गई, पर श्रेया, वो अब तक सदमे में थी कि उसकी जिंदा दिल दोस्त आज उसकी वजह से किसी के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई थी। इधर गाड़ी में सुहानी की आंखों के आंसू सूख चुके थे और कुछ ही देर में वो दोनों अपार्टमेंट पहुंचे तो सुहानी रणदीप को छोड़ जैसे ही अपने रूम में जाने लगी कि रणदीप ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो। सुहानी अपनी जगह पर रुक गई पर मुड़ी नहीं। तभी रणदीप उसके करीब आया और उसने धीरे से कहा, फ्रेश होकर रूम में आओ। सुहानी ने हाँ में सिर हिलाया और सीधा अपने रूम में चली गई। कुछ देर बाद जब वो रणदीप के रूम में पहुंची तो देखा वो रूम में नहीं था। तभी सुहानी की नजर वहां टेबल पर पड़ी हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स पर पड़ी। वो पास गई और उसने उठाकर रिपोर्ट्स पढ़ी तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट खिल उठी और उसने धीरे से
अपने हाथ से अपने पेट को छुआ कि उसी वक्त बाथरूम से रणदीप बाहर निकल आया और उसे देखते ही सुहानी की पल भर की खुशी एक झटके में सिमट गई। वहीं रणदीप ने सुहानी के हाथ में रिपोर्ट्स देखी तो उसके करीब आते हुए कहा, रिपोर्ट्स देखकर पता चल ही गया होगा कि तुम। सुहानी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ, पता चल गया। शायद इसीलिए आपने मुझे बुलाया था। क्या अब मैं जा सकती हूँ? नहीं, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम आज से, बल्कि अभी से मेरे साथ इसी रूम में रहो जब तक बेबी नहीं आ जाता। सुहानी ने उसकी बात सुनकर आंखें छोटी करते हुए पूछा, क्यों? रणदीप ने साफ शब्दों में कहा, अब तुम प्रेग्नेंट हो। सुना नहीं था तुमने? डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम्हारा ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। इसीलिए चाहता हूं कि हर पल तुम मेरे सामने रहो ताकि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूं। सुहानी ने उसकी बात सुनकर हंसकर व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, ओह, तो अब आप मेरा ख्याल रखेंगे? आप, वो इंसान जो कभी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रख पाया, वो अब मेरा ख्याल रखेगा? ये कहते हुए सुहानी का चेहरा अब कठोर हो गया। तो रणदीप ने सुहानी की बात सुनकर उसके करीब आते हुए पूछा, क्या कहा तुमने? सुहानी ने दम भरते हुए कहा, सच सच कहा है मैंने मिस्टर मेहरा। और एक बात बताइए, मेरे साथ सोने के बाद आप मुझे एक पल बर्दाश्त नहीं कर पाते तो क्या मुझे 9 महीने बर्दाश्त कर पाएंगे? रणदीप ने सुहानी की ऊंची होती आवाज पर गुस्से में भड़कते हुए कहा, अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। सुहानी ने उसको भड़कते हुए देखकर पीछे हटकर कहा, हाँ तो कीजिए, पर मैं नहीं कर सकती। ये कमरा, ये बेड, हर चीज पर आपकी बीवी का हक है और मैं आपकी बीवी नहीं हूं। मैं वो हूं जिसकी आपने कीमत चुकाई है। इसीलिए जब तक आपकी भरपाई नहीं हो जाती तब तक यहां रहूंगी, मगर दूसरे कमरे में। इतना कहकर सुहानी जाने को हुई कि तभी रणदीप ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुहानी ने पलट कर देखा तो रणदीप की आंखें ठंडी थी और वो बेहद गुस्से में उसे घूर रहा था। सुहानी एक पल को घबराई कि क्या वो कुछ ज्यादा बोल गई थी। इससे पहले वो कुछ सोच या समझ पाती, रणदीप ने उसे एक झटके में अपनी गोद में उठाते हुए गुस्से से कहा, जब बात कीमत की आ ही गई है तो उसकी अच्छे से भरपाई करो ना। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कीमत कैसे चुकाई जाती है। रणदीप की बातों को सुनकर सुहानी डर से लगभग कांप उठी और उसने रणदीप के कंधों को थामते हुए कहा, नहीं नहीं मिस्टर मेहरा, मैं मैं प्रेग्नेंट हूं, आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं। कुछ गलत मत कीजिए वरना सब खराब हो जाएगा। मगर रणदीप तो जैसे उसे अनसुना कर चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था और उसने उसी गुस्से में भरकर कहा, कहा था ना मैंने कि मुझे ऊंची आवाज और बढ़ती हिम्मत से सख्त नफरत है। ये कहते हुए वो सुहानी को बेड पर ले आया तो सुहानी ने खुद पर झुके रणदीप से डरते हुए कहा, दूर हटिए मिस्टर मेहरा, आप पागल हो चुके हैं, जानवर हैं आप। सुहानी और चीखती या चिल्ला पाती उससे पहले ही रणदीप ने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसकी आवाज को उसके गले में ही दफन कर दिया। वो उसके नीचे दबी लगातार छटपटा रही थी, मगर रणदीप को कोई होश नहीं था क्योंकि वो उसमें डूब चुका था और उसे बेतहाशा चूम रहा था। सुहानी की आंखों से आंसू गिरकर उसके सिर के नीचे दबे तकिए को भिगो रहे थे। कुछ ही देर में वो अपना पूरा जोर लगा देने के बाद थकने लगी थी और लगभग हार मानकर ढीली पड़ी ही थी कि रणदीप अचानक से रुक गया। दोनों की सांसों का शोर पूरे कमरे की शांति भंग कर चुका था। दोनों ही अपनी अनियंत्रित होती सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे कि रणदीप सुहानी के ऊपर से हटकर साइड में लेट गया। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था और वो सोच में गुम हो गया कि वो ये क्या करने जा रहा था। कहीं बच्चे को कुछ हो जाता तो उसकी इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाता। ये बच्चा नहीं बल्कि वो चाबी है
जिसके जरिए वो अपने दादाजी की तिजोरी खोलने वाला था, सब कुछ अपने नाम करवाने वाला था। सब कुछ सोचते हुए उसने अपना सिर पकड़ लिया, आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा सुहानी अब तक रो रही थी। वो खिसक कर उसके करीब हुआ और सुहानी का चेहरा थामकर उसने साफ शब्दों में मगर अपने कठोर स्वर में कहा, मुझे अपनी बात रिपीट करने की आदत नहीं है सुहानी। तुम कहीं नहीं जा रही हो, यहीं इसी रूम में मेरे साथ रहोगी। सुहानी अब कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसमें वाकई जो अभी हुआ था उसके बाद ना तो ताकत बची थी और ना ही हिम्मत। रणदीप ने उसकी हालत देखकर साइड में रखा पानी का ग्लास उठाया और उसे उठाते हुए कहा, गेट अप, उठकर बैठो। सुहानी उसकी बात सुनकर उस चाबी वाली गुड़िया की भांति बैठ गई और रणदीप ने उसे पानी पिलाया तो पानी पिया और पानी पीकर वापस लेट गई, ऐसे जैसे जिंदा लाश हो। रणदीप ने उसके लेटते ही रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। अगली सुबह रणदीप के ऑफिस में। क्या तेरा दिमाग तो ठीक है? तू उसके साथ ऐसे कैसे पेश आ सकता है यार? वो वाइफ है तेरी। अभी लगभग रणदीप पर चिल्ला उठा था। रणदीप ने उसकी बात पर गुस्से में कहा, यार वो मुझे मना कर रही थी। अबीर ने गुस्से में कहा, हाँ तो क्या गलत कह रही थी? रणदीप ने गुस्से में अपनी चेयर से उठते हुए कहा, तू मेरा दोस्त है या उस लड़की का? और एक बात कान खोल कर सुन ले, मुझे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए, वो भी अपने तरीके से। अबीर ने रणदीप की बातों को सुनकर गुस्से में अपने दांत भींच लिए और अगले ही पल खड़े होकर रणदीप की कॉलर पकड़ते हुए कहा, वो बच्चा भी तो तुझे सिर्फ इसलिए चाहिए ताकि तुझे प्रॉपर्टी मिल सके। कितना बुरा बाप है तू। शायद ही तेरे जैसा कोई बाप होगा। रणदीप ने अबीर को झटकते हुए कहा, बकवास बंद कर। ये सब मैं अपने बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कर रहा हूं, वरना दादाजी तो सब कुछ यश के नाम कर देंगे। अबीर ने गुस्से में रणदीप को घूरते हुए कहा, तो जैसा कमीना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो यश जिसके लिए तू ये सब सोच रहा है, वो तुझे सगे भाई से भी बढ़कर मानता है। और तू, आज मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने तुझ जैसे घटिया आदमी को दोस्त से भी बढ़कर माना। इतना कहकर अबीर गुस्से में वहां से चला गया और रणदीप उसने अपना सिर झटक दिया और विकास को बुलाकर अपने काम में मसरूफ हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अपार्टमेंट की घड़ी की टिक टिक ही मानो उनके रिश्ते की खामोशी को गिन रही थी। सुहानी की कोख में पलता नया जीवन अब तीसरे महीने में पहुंच चुका था, मगर उसके दिल में सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था। रणदीप और सुहानी एक ही कमरे की चार दीवारी में कैद थे, लेकिन जैसे दो अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हों। सुहानी रोज बैल्कनी में बैठकर धूप देखती, पेट पर हाथ रखती और सोचती, क्या मेरा बच्चा भी इस खामोशी में पलना सीखेगा? उसकी आंखें अक्सर भर आती, लेकिन आंसुओं का गवाह कोई नहीं था। वो इन 2 महीनों में श्रेया से भी नहीं मिली। बस फोन पर बात हो जाती और वो श्रेया को समझा देती कि बस कुछ ही महीनों की बात है, उसके बाद वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी। ये सब जब वो श्रेया से कहती तो उसका दिल भर आता कि वो तो आजाद हो जाएगी, लेकिन उसका बच्चा तो इसी कैद में पलकर बड़ा होगा। वो कैसे उसके बिना पलेगा? और वो खुद भी क्या उसे जन्म देने के बाद छोड़ पाएगी? इन दिनों वो अपने अंदर पल रही नन्ही जान से बेहद करीब हो गई थी। वो घंटों अपने बच्चे से बात करती और मैथिली उसकी इन हरकतों पर हंस दिया करती। मैथिली को भी रणदीप और सुहानी के रिश्ते की कुछ कुछ सच्चाई अब मालूम पड़ने लगी थी, इसीलिए कभी कभी तो वो भी सुहानी के लिए बहुत दुखी हो जाती थी। दूसरी ओर रणदीप रोजाना ही की तरह काम से लौटता, चुपचाप फाइल्स उठाता, कभी सोफे पर कभी कुर्सी पर ही सो जाता। सुहानी के लिए ना कोई सवाल ना कोई चिंता, मानो उसके भीतर पलती जान का एहसास ही उसके लिए मायने नहीं रखता हो। कभी कभी रात को जब दोनों एक ही बिस्तर पर होते, बीच में ना बोलने लायक शब्दों की दीवार खड़ी रहती। रणदीप करवट बदलकर नींद में चला जाता
और सुहानी छत को घूरते हुए सोचती, क्या वाकई वो अपने बच्चे को इस जानवर को सौंप पाएगी? रात के 10 बजे ऑफिस में रणदीप की आंखों में आज हल्की लालिमा थी और मन में एक खालीपन जिसे वो किसी भी तरह भर देना चाहता था। उस दिन के बाद से अबीर ने मानो उससे सभी नाते तोड़ लिए थे। बहुत देर तक वो ऑफिस में ही बैठा रहा और फिर अचानक से उठा और ऑफिस से निकल गया। काफी देर भटकने के बाद रणदीप अपने होटल के बार में पहुंचा। नियॉन लाइट्स और धीमी अंग्रेजी धुन के बीच वो अकेला एक कोने की टेबल पर बैठा था। सामने कांच का ग्लास और उसमें उभरते बुलबुले। उसने अभी एक दो शॉट्स ही लिए थे कि तभी कोई आकर उसके पास ही बैठ गया। वो एक लड़की थी, आकर्षक स्टाइलिश ड्रेस में, आंखों में शरारती चमक लिए। उसने रणदीप को देखते ही हल्की मुस्कान दी। हेलो, आई एम निया, उसने नरमी से कहा। रणदीप ने एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर ग्लास होंठों से लगाकर चुपचाप ड्रिंक करने लगा। उसकी खामोशी से शायद निया और भी आकर्षित हुई। ड्रिंक अकेले मजेदार नहीं लगती, डांस करोगे? उसने बेबाकी से हाथ आगे बढ़ाया। रणदीप ने थोड़ी देर उसकी तरफ देखा और फिर ग्लास टेबल पर रख दिया। धीरे से उठते हुए उसने उसका हाथ थाम लिया। बार के सेंटर में हल्की पीली रोशनी और तेज म्यूजिक था। दोनों डांस फ्लोर पर उतर आए। निया करीब आई। उसकी बाहें रणदीप के कंधों पर टिक गई। रणदीप ने भी उसकी कमर को हल्के से थाम लिया। धीरे धीरे उनकी सांसें एक दूसरे से टकराने लगी। निया की हंसी, उसके परफ्यूम की खुशबू और करीब आते बदन ने बाहर के बाकी शोर को धुंधला कर दिया। काफी देर तक डांस करते करते जब दोनों लगभग एक दूसरे से सटे खड़े थे, रणदीप ने बिना कुछ कहे सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ आंखों से इशारा किया, चलें। निया ने शरारती अंदाज में होंठ काटे और सिर हिलाकर हामी भर दी। रणदीप ने उसका हाथ थामा और दोनों भीड़ से निकलकर सीधा लिफ्ट की ओर बढ़ गए। लिफ्ट की खामोशी में निया उसकी बाहों पर उंगलियां फिराती रही और रणदीप बस ठंडी सांसों के साथ उसे देखता रहा। कुछ ही पलों बाद दोनों होटल के रूम के डोर पर थे। डोर के खुलते ही हल्की नीली लाइट और कमरे में फैली महक ने माहौल को और भी मधोशी से भरा बना दिया। निया ने अंदर जाते ही अपने ही अंदाज में अपनी सैंडल उतारी और सीधे मिनी बार की ओर बढ़ गई। एक और शॉट, उसने मुस्कुराते हुए रणदीप की तरफ बोतल बढ़ाई। रणदीप ने चुपचाप ग्लास उठाया और झटके से भरकर गले से नीचे उतार दिया। सिर में हल्की गर्मी फैल गई। निया अब उसके और करीब आ चुकी थी। उसके हाथ रणदीप की शर्ट की बटन पर टिके। निया ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, रिलैक्स, टुनाइट यू आर माइन। रणदीप की सांसें भारी होने लगी, मगर जैसे ही निया उसके करीब झुकी, उसके परफ्यूम की खुशबू ना जाने क्यों रणदीप को इस बार पसंद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने अनायास ही सुहानी का चेहरा उभर आया। उसे याद आई सुहानी की वो मासूम सी आंखें, वो उसका उदास सा चेहरा और उसकी कोख में पल रहा छोटा सा जीवन। रणदीप ने अचानक आंखें बंद कर ली। दिल की धड़कन तेज होने लगी। ये वो खुशबू थी ही नहीं जिसे वो महसूस करना चाहता था। नहीं, सुहानी, उसने खुद से बुदबुदाया। निया ने फिर से उसे थामने की कोशिश की। कम ऑन बेबी, डोंट थिंक टू मच। लेकिन इस बार रणदीप का गुस्सा और बेचैनी एक साथ बाहर फूट पड़े। उसने झटके से निया को पीछे धकेल दिया। इनफ, उसकी आवाज भारी और टूटी हुई थी। निया अवाक सी उसे देखती रह गई। इधर सुहानी रणदीप का इंतजार कर रही थी। भले ही दोनों के बीच बातचीत बंद थी, मगर रणदीप हमेशा डिनर के समय तक आ जाया करता था।
और दोनों साथ में ही डिनर करते थे। पर आज वो अब तक नहीं आया था। मैथिली ने सुहानी को परेशान होता देखकर एक बार फिर से कहा, सुहानी तुम सो जाओ, कब से परेशान घूम रही हो, सर आ जाएंगे। मैथिली अब सुहानी को सुहानी ही कहकर बुलाती थी, क्योंकि सुहानी को अच्छा लगता था। मैथिली की बात सुनकर सुहानी ने परेशान होते हुए कहा, मगर वो अब तक आए क्यों नहीं? क्या मैं अबीर सर को कॉल करूं? तभी डोरबेल बजी। डोरबेल की आवाज सुनकर सुहानी के चेहरे के भाव बदले और चिंता की लकीरें थोड़ी कम हुई। मैथिली ने नीचे जाकर डोर ओपन किया तो रणदीप था, जो कि नशे में लड़खड़ाते कदमों के साथ चलकर अंदर आया। उसने मैथिली को बिना देखे ही पूछा, सुहानी कहाँ है? मैथिली ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ऊपर अपने कमरे में। रणदीप ने हाँ में सिर हिलाया और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठकर मैथिली से लाइम जूस बनाने को कहा। मैथिली कुछ ही देर में उसके लिए जूस बना लाई, जिसे पीते ही रणदीप उठा और धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ गया। ऊपर उसके इंतजार में खड़ी सुहानी ने जब उसे आते देखा तो झट से रूम में चली गई और जल्दी से बेड पर अपनी जगह पर जाकर लेट गई और सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद रणदीप धीमे कदमों से बेडरूम में आया और सीधा बाथरूम में चला गया। बाथरूम से निकलते ही रणदीप ने भारी सांसों के साथ अपना कोट उतारा और सोफे पर फेंक दिया। कमरे में अंधेरा था, बस बेड साइड लैंप की मध्यम रोशनी जल रही थी। सुहानी करवट लेकर आंखें बंद किए लेटी थी, पर उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि खुद उसे ही सुनाई दे रही थी। वो चाहकर भी सोने का नाटक ढंग से नहीं कर पा रही थी। रणदीप ने बिना कुछ कहे अपने जूते उतारे और उसी हालत में बेड पर आकर लेट गया। उसकी गर्म सांसें सुहानी की गर्दन के पास छूने लगी। वो कुछ देर उसे खामोशी से देखता रहा। उसके खुले बाल, चेहरे की मासूमियत और उस मासूमियत के पीछे छिपा दर्द। नशे ने उसके सारे जज्बात और भी बेकाबू कर दिए थे। धीरे से उसने हाथ बढ़ाकर सुहानी के ब्लैंकेट पर रखा तो सुहानी का पूरा जिस्म एक झटके से सिहर उठा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। रणदीप धीरे से उसके और पास खिसका। अब उसके होंठ सुहानी के गाल से कुछ ही दूरी पर थे। उसकी सांसें और भारी होती जा रही थी। वो मध्यम रोशनी में सुहानी के चेहरे को बस देखता रहा। उसके होंठों की हल्की सी कपकपी, उसकी पलकों का कांपते हुए बंद रहना, सब कुछ जैसे रणदीप को उसकी तरफ खींच रहा था। वो उसे देखकर समझ गया था कि सुहानी सो नहीं रही थी। उसका भी पहले से नशा अब कम हो गया था। रणदीप उसे अब भी एकटक देखते हुए अब धीमे धीमे उस पर झुकने ही वाला था कि सुहानी ने हल्की सी आवाज में कहा, प्लीज मिस्टर मेहरा, आप होश में नहीं है। उसकी धीमी कांपती हुई आवाज ने रणदीप को जैसे होश में ला दिया। वो ठिठक कर रुक गया। उसकी आंखें नशे से भरी थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी तड़प भी थी। वो कुछ पलों तक चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे उसकी सांसों की लय सुन रहा हो। फिर धीरे से झुकते हुए उसने सुहानी को पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, सुहानी, आई नीड यू, प्लीज। उसकी आवाज में उतावलापन नहीं, बल्कि एक बेचैनी थी। सुहानी, जो अब तक करवट लेकर सोने का नाटक कर रही थी, उसके पुकारने पर अनायास ही धीरे से पलटी। जैसे ही उसकी नजर रणदीप से मिली, उसने महसूस किया कि वो पहले ही उसके हिसार में कैद हो चुकी है। सुहानी की आंखों में नाराजगी थी। वो चाहती थी कि रणदीप उसे छोड़ दे। इसीलिए जैसे ही उसने उसकी बाहों के घेरे से आजाद होना चाहा, तो रणदीप ने उस घेरे को और तंग कर दिया, जिसके कारण एक बार फिर अनायास ही उसकी नजरें उस मध्यम रोशनी में रणदीप की नजरों से मिली। रणदीप की आंखों की बेचैनी में कुछ ऐसा था कि सुहानी अपनी सारी नाराजगी, सारे सवाल भूलकर बस उसकी ओर देखती चली गई। दोनों के बीच चुप्पी पसरी थी, लेकिन उसी चुप्पी में उनके दिल की आवाज गूंज रही थी। दोनों के दिल एक दूसरे के बेहद करीब थे। ऐसे में एक ही लय में धड़क रहे थे। उस एक पल के लिए जैसे दोनों के बीच की दीवारें ढह गईं। रणदीप ने सुहानी के चेहरे को हल्के से थामा
और उनके बीच की दूरी धीमे धीमे मिटती चली गई। उनके होंठ जब पहली बार मिले तो सब कुछ ठहर सा गया। ये उनकी पहली किस थी, रजामंदी से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी जिद के, बिना किसी हक के। ना जाने इस पल में क्या था कि दोनों को ही कोई होश नहीं था। सुहानी भी सब कुछ भूलकर रणदीप में खोई हुई सी थी, जैसे उसके दिल ने वही पा लिया हो जिसकी उसे कब से तलाश थी। आज इतने दिनों बाद उसे भी एक सुकून सा मिला था। दोनों एक डीप किस के बाद अलग हुए तो दोनों गहरी सांसें ले रहे थे। कुछ देर बाद सुहानी होश में लौट आई। उसे आज ना जाने क्यों रणदीप के करीब होने पर एक अलग खुशबू महसूस हुई। दोनों एक ही रूम में रहते थे, ऐसे में सुहानी को उसके परफ्यूम की स्मेल अच्छे से पता थी, मगर ये खुशबू उसके परफ्यूम की नहीं थी, कुछ अलग थी। ये किसी और की महक थी। सुहानी का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। वो थोड़ा पीछे हटते हुए रणदीप को देखने लगी और तभी लैंप की मध्यम रोशनी में उसकी नजर रणदीप के शर्ट के खुले बटन से होते हुए उसके गले पर पड़ी, जहां किसी और की लिपस्टिक का धुंधला लेकिन साफ निशान था, क्योंकि सुहानी तो लिपस्टिक लगाती ही नहीं थी। सुहानी की आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। ना जाने उसमें कहां से शक्ति और हिम्मत आई। उसने एक ही झटके में रणदीप का कॉलर पकड़ते हुए पूछा, आप आज कहाँ गए थे मिस्टर मेहरा? किसके साथ थे? रणदीप, जो अब तक सुहानी की करीबी में उसकी आंखों में डूबा हुआ था, अचानक से सुहानी का ये रूप देखकर उसने हैरान और कुछ डरते हुए पूछा, क्यों? क्या हुआ? कहीं भी तो नहीं गया था? रणदीप ठिठक गया। हाँ, आज वो पहली बार सुहानी से, किसी लड़की से डर गया था, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। किसी से ना डरने वाला रणदीप मेहरा अपने सामने मौजूद इस नाजुक सी लड़की से डर गया। सुहानी, उसने हैरान होकर पुकारा। सुहानी की सांसें तेज थी, उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसने एक झटके में रणदीप को दूर धकेलते हुए गुस्से और दर्द से तड़प कर कहा, मेरे पास भी मत आइएगा और मुझे छूने की कोशिश तो करिएगा भी मत। रणदीप भौचक्का सा रह गया। वहीं इतना कहकर सुहानी उठी और जाने लगी तो रणदीप ने उठकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींचते हुए पूछा, सुहानी? सुहानी का बैलेंस खींचातानी में डगमगाया तो रणदीप ने उसके पेट पर हाथ रखकर उसे संभाला, लेकिन सुहानी थमी नहीं। उसने एक बार फिर गुस्से में रणदीप को दूर धकेलते हुए कहा ना, छुओ मत मुझे, मत छुओ मुझे और मेरे बच्चे को अपने इन गंदे हाथों से। रणदीप ने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हें हुआ क्या है? रणदीप का सारा नशा उतर गया था। वो एकदम से गंभीर होकर सुहानी की ओर देखने लगा। उसके होंठ सूख गए थे। तभी सुहानी ने कहा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कहाँ थे आप? और ये लिपस्टिक का निशान, परफ्यूम की स्मेल, क्या है ये सब? रणदीप जड़ हो गया। उसने अनायास ही अपना हाथ गले की ओर ले जाना चाहा, लेकिन तभी सुहानी ने झटक कर उसकी कलाई पकड़ ली। मत छुपाओ मिस्टर मेहरा, ये सब मैं देख चुकी हूं। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे आग जल रही थी। रणदीप अब पूरी तरह से सन्न रह गया था। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके होंठ खुलकर भी बंद हो गए। और अगले ही पल सुहानी उसे छोड़कर रोते हुए रूम से बाहर निकल गई। अपने रूम में आकर उसने खुद को लॉक किया और बेड पर बैठकर रोने लगी। उसकी आंखों के सामने अभी अभी उनके बीच हुई वो करीबी वो किस घूमने लगी। वो हैरत में थी कि वो अभी अभी क्या करके आई है और क्यों क्यों उसने उसे किस किया, और फिर क्यों वो निशान देखकर वो इतना गुस्से से भर गई। उस पर उसका हक ही क्या था जो वो इस तरह से रिएक्ट कर गई। अगली सुबह रणदीप की नींद खुली तो उसके सिर में काफी दर्द था। वो अपना सिर पकड़कर रूम से बाहर आया तो उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई पड़ रही थी। रणदीप ने नीचे जाकर देखा तो यश आया हुआ था।
जो कि सुहानी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था। रणदीप ने समय देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। रात वो लेट सोया था। आखिर जो भी कुछ हुआ, उसके बाद उसे नींद ही कहाँ आई थी। इधर सुहानी ने रणदीप को देखा तो वो डर गई और डर के मारे अपनी जगह पर खड़ी हो गई। कल रात के बारे में सोच सोच कर आज सुबह से ही वो बहुत डिस्टर्ब थी। पता नहीं कल क्यों और कैसे उसमें इतनी हिम्मत आई जो वो रणदीप से सवाल कर रही थी, उस पर भड़क रही थी। आखिर वो कौन होती है रणदीप से सवाल जवाब करने वाली? उसने कैसे उसकी कॉलर पकड़ ली, कैसे उसे ना जाने कई बार धकेला, और क्यों किया उसने ये सब? कहीं अगर रणदीप को सब कुछ याद रहा तो वो क्या करेगा उसके साथ? शायद वो तो उसे जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। इधर यश ने सुहानी को खड़ा देखकर उसके टेबल पर रखे हाथ पर अपना हाथ रखते हुए पूछा, हे, तुम्हें क्या हुआ? ब्रेकफास्ट छोड़कर खड़ी क्यों हो गई? यश की पीठ रणदीप की तरफ थी, इसीलिए उसने उसकी प्रेजेंस को महसूस नहीं किया, पर सुहानी का चेहरा तो रणदीप के सामने ही था, इसीलिए वो उसे देखकर घबराकर खड़ी हो गई थी। वहीं रणदीप का ध्यान यश की बात से नहीं बल्कि उसकी की हुई हरकत ने खींचा। उसका हाथ सुहानी के हाथ के ऊपर था, जिसे देखकर रणदीप ने अपने दांत भींच लिए, मगर अगले ही पल खुद को नॉर्मल किया। वो सुहानी के पास आया और सुहानी का हाथ यश से छुड़ाकर सुहानी से प्यार से पूछा, बेबी, ब्रेकफास्ट हो गया? सुहानी उसकी बात, उसका लहजा सुनकर बुरी तरह से हैरान नजरों से उसे देख रही थी। वहीं यश उन दोनों को देख मुस्कुरा दिया। तभी रणदीप ने उसे देखकर उखड़ते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी दोस्त से मिलने आया हूं। रणदीप ने थोड़ी नासमझी में पूछा, कौन दोस्त? यश ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, अरे यार भाई, आप तो मेरे दोस्त हो नहीं सकते, तो यहाँ बचा कौन? सुहानी, यही तो है मेरी दोस्त। रणदीप ने हैरान होते हुए सुहानी को देखा और उससे पूछा, क्या ये सच कह रहा है? सुहानी ने हाँ में सिर हिलाया तो रणदीप ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, कब से? कब से चल रहा है ये सब? इस पर यश ने हैरान होते हुए कहा, ओह हेलो भाई, वो मेरी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं, जो आप उससे पूछ रहे हैं कि कब से चल रहा है ये सब। खैर छोड़िए ये सब, मैं सुहानी को लेने आया हूँ। दादाजी सुहानी से मिलना चाहते हैं। रणदीप ने सुना तो झट से सुहानी को छोड़कर यश की तरफ बढ़ते हुए कहा, पहली बात तो शी इज नॉट योर फ्रेंड, शी इज योर भाभी, सो कॉल हर भाभी। एंड दूसरी बात, ये कहीं नहीं जा रही। यश ने हैरान होते हुए पूछा, बट वाई? दादाजी सुहानी से मिलना चाहते हैं तो आप क्यों रोक रहे हैं उसे जाने से? रणदीप ने यश की बात सुनकर उसे कुछ कहने के लिए अपनी उंगली उठाई ही थी कि यश का फोन बज उठा। यश ने फोन बाहर निकाला तो कॉल दादाजी का ही था। ये देखकर यश ने रणदीप की तरफ फोन बढ़ाते हुए कहा, डू वन थिंग, आप खुद ही दादाजी से मना कर दो। रणदीप ये सुनते ही पीछे हट गया और सुहानी, वो तो उन दोनों भाइयों के बीच कभी रणदीप को देखती तो कभी यश को। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, किसी की विवशता को उसकी कीमत समझना और रिश्तों को व्यापार की तराजू में तौलना इंसानियत की सबसे बड़ी हार है। रणदीप का अहंकार और सुहानी को एक जरिया मात्र समझना ये दर्शाता है कि जब सत्ता और संपत्ति का लालच मन पर हावी हो जाता है तो इंसान अपने भीतर के पिता और पति दोनों को खो देता है। एक बच्चा केवल विरासत या तिजोरी की चाबी नहीं होता, बल्कि वो प्रेम और सुरक्षा का हकदार होता है। ये कहानी हमें आगाह करती है कि कड़वाहट और जबरदस्ती के साए में पनपने वाला जीवन कभी खुशियां नहीं ला सकता, क्योंकि जो रिश्ते रूह से नहीं बल्कि समझौते से बंधे हो वो केवल एक सुनहरी जेल बनकर रह जाते हैं। क्या रणदीप को होने लगा है सुहानी से प्यार, और कैसे वो रखेगा अब सुहानी को अपने पास? कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के बाद जानने के लिए देखते रहिए इस कहानी के आगे के एपिसोड्स।